नहीं ठीक है, वो सॉक्स नहीं लगाया था आज। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे ये मार्कर किधर गया जी इसका लिखने वाला? अच्छा चलिए, गुड मॉर्निंग। और आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। देखते हैं कितने एमसीक्यूज आपको समझ में आता है, कितना आप लोगों ने पढ़ा है, सर आपको क्या पढ़ाए हैं। अगर उसमें से टैली करता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं अगर समझ में आता है लिखते चलेंगे, क्लास को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है चलिए। और आज इंजीनियर्स डे है, आज 15 सितंबर है ना। आप सभी को इंजीनियर्स दिवस की हार्दिक बधाइयां। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं ना। पहला, वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर कितना रहा? 8.2, 7.8 या 7.4%? आइए आइए। झारखंड में सकल घरेलू उत्पाद समझते हैं ना, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। जब कोरोना का समय आया था, कोरोना काल आया ना 2019 में, तो 2019 से लेकर 2020 तक एक साल के अंतराल में झारखंड का जो जीडीपी रहा वो 5.5% क्या हो गया था? गिर गया था। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुलने लगा वैसे वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होने लगा? बढ़ने लगा। जब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज बढ़ने लग जाएंगे तो क्या होने लगेगा? उसका प्रॉफिट या फिर काम करने का तरीका, पैसे का फ्लो का अर्थव्यवस्था में क्या होगा? बढ़ेगा। तो बताना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड का यानी कि जीएसडीपी है ना, कितना वृद्धि दर रहा? सही आंसर कोई बताएंगे? 7.4 नहीं, 8.2 रहा। कितना रहा? 8.2। कितना वर्ष के लिए यह था? तो 2021 और 22 के लिए। बात करेंगे 2022 और 23 के लिए जो अभी चल रहा होगा, चल रहा था, इसमें था कितना? 7.8। और आने वाला जो समय होगा, जो आएगा हमारा 2023 से लेकर 2024, उसके लिए 7.8% क्या है? एस्टिमेटेड किया गया है कि इतना सा वृद्धि दर रहने वाला है। ठीक है। कोरोना काल के दौरान कितना गिरावट हुआ था? कोविड-19 में ये इकोनॉमिक में इतना गिरावट दर्ज किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत इधर? आगे बढ़े। अब देखिए, सभी को पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत झारखंड का क्षेत्रफल है। उम्मीद करते हैं आप लोग जानते होंगे। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है जी? झारखंड का क्षेत्रफल 79714 किलोमीटर स्क्वायर। क्या है ये? झारखंड का क्षेत्रफल है, एरिया है। ठीक है, चलिए अब मैं कहता हूं, अगर पाकिस्तान और चीन को, चीन जो हड़प लिया है ना, अक्साई चीन और पीओके को छांट दिया जाए, तो शेष भारत का कितना प्रतिशत झारखंड का क्षेत्रफल होगा? वैसे तो पीओके और अक्साई चीन को जोड़ने के बाद जो है उसका सही आंसर क्या होता है? 2.4%। लेकिन पीओके को छोड़ दिया जाए और अक्साई चीन को भी छोड़ दिया जाए तो बाकी शेष भारत का कितना प्रतिशत झारखंड का क्षेत्रफल है? इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में ये सब सवाल है और ये सब सवाल आने की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट का जो 10 क्वेश्चन रखा है पूरी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे पर है आधारित, फुल्ली। तो इसका सही आंसर कोई बताइए, कोई बताइए आप लोग मुझसे। अरे इतने लोग हैं, कुछ तो कहिए। सही आंसर है 2.5%। सही आंसर क्या है? 2.5%। कह रहा है कि पीओके को छोड़ दो और किसको छोड़ देना है? अक्साई चीन को छोड़ दे। हाँ, तो टोटल जब मिलाएगा, जब टोटल मिलाऊंगा 2.4 नहीं, 2.4 2.42% 2.42% है। ठीक है, ये 2.42% है। और जब अक्साई चीन और पीओके को छोड़ देंगे तो याद रखिएगा कितना परसेंट? 2.5%। नेक्स्ट, ये देखिए, भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में निवास करती है? इसका सही आंसर क्या है?
2.7, ये जनसंख्या में हो जाएगा, ये जनसंख्या में हो जाएगा, ये क्षेत्रफल में हो जाएगा, ये पीओके और अक्साई चिन्ह को छोड़ दो तो हो जाएगा। याद रहेगा ये सब, ये अक्साई चिन्ह को क्या कर देना है, छोड़ देना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में से खेतीबाड़ी कृषि, द्वितीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, और तृतीय क्षेत्र में क्लासेस जो मैं ले रहा हूं सेवा क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना है, द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना है, तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना है, जब ये जानेंगे तभी हम जान पाएंगे कि कौन सा हिस्सा कितना है। ठीक है, बात करें यहां ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो यह जो है ये प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है। 21.8% झारखंड का इकोनॉमी में किसका हिस्सेदारी है, प्राथमिक क्षेत्र का। बात करें 33.6% किसका है, द्वितीय क्षेत्र का। और बताइए 44.6% किसका है, तृतीय क्षेत्र का, टर्शियरी सेक्टर का। इसका मतलब यह है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, तृतीय क्षेत्र का। किसका योगदान सबसे कम है? ठीक है, ऐसे सवाल अब आएंगे। अगर इकोनॉमिक सर्वे अगर आप लोग पढ़ते होंगे या पढ़ रहे हैं तो ये सब सवाल फ्रंट पेज में है। आगे बढ़े, जिनको नहीं पता लिख लेना, मिलेगा कि नहीं पीडीएफ इसकी गारंटी मुझे नहीं पता, मिलता है ना। झारखंड के किस जिले में महिला मनरेगा कामगारों की संख्या सबसे अधिक है? झारखंड का वो कौन सा जिला है जहां पर मनरेगा तो हो रहा है, मनरेगा तो पैसे पूरे झारखंड में कार्यरत है ना, महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, लेकिन उसमें से महिला कामगार और वो भी सबसे ज्यादा झारखंड का कौन सा जिला में है? गिरिडीह, गढ़वा, रांची, हजारीबाग। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा टॉप नंबर में कौन है, गिरिडीह। सेकेंड नंबर पे कौन है, गढ़वा। थर्ड नंबर में कौन है, और फोर्थ नंबर में कौन है, और सबसे कम की बात करें, सबसे कम अगर कहां पर है तो वह है खूंटी और दूसरा है रामगढ़। खूंटी और रामगढ़ में सबसे कम है क्योंकि यहाँ का क्षेत्रफल भी कम है और जनसंख्या भी क्या है, कम ही है। आगे बढ़े, जुलाई 2020 में जब कोविड काल का चल रहा था उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में जाकर क्या किया था कि कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया था, है ना। तो आपने बताना है कि जो जुलाई 2020 को निम्न में से किस योजना की शुरुआत किया गया है? किसका हुआ है? पोटो खेल विकास योजना। पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करिए। इनमें से सभी। हाँ, झारखंड में तो ये तो एक चिर परिचित आंसर है कि जब एक चिर परिचित आंसर, जब कुछ ना जाने तो इनमें से सभी, आंख मूंद के मार देना। क्या? देखिए, बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना, जिसके तहत 100 फलीदार पेड़ दिए जाएंगे। 100 पेड़ दिए जाएंगे किसको? बीपीएल परिवारों को। और टोटल कितने परिवारों में दिया जाएगा? तो 5 लाख, 5 लाख परिवारों को दिया जाएगा। पोटो हो खेल विकास योजना भी लॉन्च किया गया था, जिससे तरह झारखंड में 5000 खेल मैदान ग्राउंड को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और झारखंड में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का घोषणा है कि यहां से 5 लाख से भी ज्यादा क्षेत्र पर क्या करेंगे हम लोग? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो ये सब है। तो ये तीनों को जुलाई 2020 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया है। ओके, प्रति व्यक्ति आय के मामले में आपने पिछले क्लास में देखा झारखंड कितने नंबर पर है? 26वें स्थान पर है। और टॉप में कौन था? टॉप में, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं टॉप में गोवा है। टॉप में कौन है? गोवा। तो झारखंड कितने स्थान पर है? 26वें स्थान पर है। तो बताइए झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कितना है? प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है? प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है जी? कुल जनसंख्या किससे भाग देते हैं? चलो, जीडीपी। भारत का कुल आय बटे कुल जनसंख्या निकल के क्या आ जाएगा?
भारत का प्रति व्यक्ति आय। तो झारखंड के मामले में बताना है कि झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितना है। एक साल में झारखंड का व्यक्ति औसतन कितना कमाता है, उसके जेब में कितने पैसे आते हैं। 50,000, 51,000, 25,000, 53,000। 51,365, ये सही आंसर है। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी को 51,000 रुपया मिलता ही मिलता है, समझ में आया। हाँ, वो एवरेज है, ये एवरेज मिलता है, ठीक है। चलिए, ये औसत है। नेक्स्ट। हाल ही में झारखंड पुलिस ने किस स्थान पर ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया था। नक्सलियों के विरुद्ध एक चलाया गया ऑपरेशन है जिसमें झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा कमांडोज ये सब थे। कहां पर चलाया गया? ऑप्शन है मार्शली पहाड़, गोंदा पहाड़, बूढ़ा पहाड़, सारंडा वन। बूढ़ा पहाड़ में चलाया गया है, और ये बूढ़ा पहाड़ है कहां पर? गढ़वा और लातेहार में है, लातेहार में है। सारंडा वन कहां पर है? पश्चिमी सिंहभूम में है। गोंदा पहाड़ी कहां है? रांची में है। मार्शली पहाड़ कहां है? रांची में है। रांची में भी कहां है? नामकुम में है। और गोंदा पहाड़ी कहां है? गोंदा में ही है, गोंदा में ही है ना, काके में है। रॉक गार्डन, रॉक गार्डन का ही नाम है गोंदा पहाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। शायद पीजीटी में कहीं पर मैंने सवाल देखा था, टैगोर हिल किस गांव में स्थापित है? हाँ, चिरौंदी में स्थापित है। तो अब गांव भी पूछ रहा है, सीढ़ी भी पूछ रहा है, कितना किलोमीटर दूर है वो पूछ रहा है। टैगोर हिल पहाड़ी को टैगोर हिल पहाड़ी कहते हैं, और कुछ नाम है क्या? मोराबादी पहाड़ी कहते हैं। मोराबादी पहाड़ी पहाड़ी मंदिर को कहते हैं कि पहाड़ी को कहते हैं? टैगोर हिल को कहते हैं। चलिए ठीक, याद रखेंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे, तो कल का क्वेश्चन है। हाल ही में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसको किया गया है? नीरज सिन्हा। चलिए चलिए, इसकी बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो, है ना। चलिए लीजिए, हाल ही में रिलीज हुई झारखंडी फिल्म धुमकुड़िया किस विषय पर आधारित है? मानव तस्कर, बाल विवाह, नक्सल की घरेलू हिंसा? मानव तस्कर पर आधारित फिल्म का नाम है धुमकुड़िया। धुमकुड़िया के डायरेक्टर साहब कौन है? एग्जाम में पूछा जाएगा ना। इसका जो डायरेक्टर है उसका नाम है, या निर्देशक का नाम है, नंदलाल नायक। नंदलाल नायक। एक और नायक आप लोगों को याद होगा, मुकुंद नायक। मुकुंद नायक किस नाम से जाने जाते हैं? ये प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट। इतने याद रखना है। धुमकुड़िया किस जनजाति से संबंधित है? धुमकुड़िया का कैटेगराइजेशन कितने हिस्सों में किया गया है? कौन कौन? क्या कहे तो सुनाइए नहीं दिया। मिटा दो इसे। अच्छा, पीडीएफ में जाएगा। वो जो धुमकुड़िया होता है ना, उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। एक लड़की लोगों के लिए, एक लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए जो होता है उसको कहते हैं पेलड़पा, और मेल के लिए होता है वो जोखेड़पा। जोखेड़पा, पेलड़पा, है ना। चलिए, जो पेलड़पा होती है उसका जो हेड होती है उसका क्या नाम होता है? बड़की धंगरीन। बड़की धंगरीन क्या नाम होता है उसका? बड़की। और उसमें भी जो हेड गर्ल होती है, सबसे टॉप क्लास की, जो सबसे सीनियर लड़की, उसका नाम क्या होता है? बड़की बैगाइन। बड़की बैगाइन, ठीक है। पेलड़पा की जो मुखिया होगी कौन? बड़की धंगरीन। और हेड गर्ल क्या कहलाएगी? बड़की बैगाइन। गर्ल्स जो होती है ना, कितने कैटेगरी में बटी हुई होती हैं? आप लोग में से उराव जनजाति में से कोई नहीं है? हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए जी। गर्ल्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? जो गर्ल्स होती है ना, वहां पर
तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। छोटी बच्चियों के लिए तूर, तूर होता है ना, तूर कैटेगरी में तीन तूर में बटा होता है, तीन, है ना। पहले जहां पे छोटी बच्चियां होती है उसको तूर कहते हैं। उसके जैसे सेक्शन होता है ना क्लास में, वैसे ही अलग अलग के लिए अलग अलग तूर होगा। छोटी बच्चियों के लिए अलग तूर होगा, मंझली बच्चियों के लिए अलग होगा, बड़की बच्चियों के लिए अलग तूर होता है। ऐसा होता है। धूमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्ष की उम्र में होता है? 10 से 11 वर्ष का उम्र में वहां पर प्रवेश करते हैं, ठीक है। और कब तक रहता है वहां पर? 3 साल तक रहता है क्या? जब तक विवाह नहीं होगा तब तक वहां पर रहेगा। हाँ हाँ हाँ, हर 3 साल में एंट्री होता है, लेकिन जब तक विवाह नहीं होगा आदमी वहां पर रह सकता है। शादी होने के बाद वो समाज से वहां से बेदखल कर दिया, उसको मतलब छुट्टी दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ धूमकुड़िया के बारे में। और कोई डाउट यहां से आगे बढ़े? ठीक, ठीक है, चलिए। अब यहां से सवाल बनेगा आप लोगों से, हिस्ट्री से सवाल है ना, इतिहास से। झारखंड का इतिहास खत्म होना आप लोगों का, झारखंड कोर्स कंप्लीट हुआ है। गुलाम वंश के दौरान इल्तुतमिश हुआ करते थे, है ना। रजिया सुल्तान का बाप नाम क्या है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने कार्यकाल के दौरान बिहार और बंगाल के लिए एक गवर्नर का नियुक्त किया था। उस समय झारखंड कहां शामिल था? बिहार में शामिल था। तो ऑटोमेटिकली कहां का राजा हो, मतलब गवर्नर हो जाएगा? बिहार का भी गवर्नर हो जाएगा। तो उस गवर्नर का नाम क्या था पहले बता देते हैं। जब गुलाम वंश की स्थापना हुआ था 1206 में, है ना, पहला राजा कौन था? ऐबक। उसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश ने पहली बार अपनी राजधानी लाहौर से लाया था, कहां पर? दिल्ली में लाया था। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक बना था उसने झारखंड में कोई खास ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश ने एक गवर्नर का नियुक्त किया था, उस गवर्नर का नाम बना है मलिक काफूर, इब्राहिम अली, सैफुद्दीन और छज्जू मलिक। बोलिए फटाफट बोलिए, कौन? सही आंसर है मलिक सैफुद्दीन। याद रखिएगा, गुलाम वंश में सिर्फ एक ही लाइन याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने किसको भेजा था? मलिक सैफुद्दीन को भेजा था। और ज्यादा गुलाम वंश से झारखंड को लेकर कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि किसी भी शासकों ने, गुलाम वंश के जितने भी शासक हुए, या दास वंश या इलवरी वंश कहें, उन्होंने झारखंड पर कोई खास ध्यान दिया नहीं था। आज जितने भी एमसीक्यू आने वाले समय में आप देखेंगे, यहां पर आपको दिल्ली सल्तनत का मिलेगा। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से यहीं से आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक गुलाम वंश के समकालीन नहीं था? मतलब जब गुलाम वंश का टाइम पीरियड चल रहा था तो हरिकरण, शिवकरण, बेनुकरण की फेनुकरण? सी। देखिए ये तीनों, यही तीनों गुलाम वंश के समय में थे। गुलाम वंश का जब शासन चल रहा था उस समय झारखंड का नागवंशी राजा, पहला राजा कौन? हरिकरण। उसका बेटा कौन? शिवकरण। उसका बेटा कौन? और उसका बेटा कौन? फेनुकरण। ऐसे मैंने लाइन में लिखा है ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। जब कल का डेट में ये पीडीएफ मिल जाएगा तो आप लोग टेंशन में नहीं रहिएगा। सवाल में पूछा जाएगा कि नागवंशी राजा लोग गुलाम वंश के दौरान कितने नागवंशी राजा हुए? 1 2 3, 3 नागवंशी राजा हुए। कौन? हरिकरण, शिवकरण, बेनुकरण, ठीक है। फेनुकरण उसका बेटा है तो उसके बाद आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक? गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दामाद था, मतलब किसका गुलाम था वो? मोहम्मद गौरी का ही था, गुलाम था वो, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी दोनों गौरी के गुलाम थे। 1205 से लेकर 6 तक बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार का आक्रमण करने के लिए गया था, और उसने किस स्कूल को जला दिया था? नालंदा के किले को जला दिया था। काहे जलाया था आप लोग तो जानबे करते होंगे, कहानी जानते हैं ना। बख्तियार खिलजी ने नालंदा का यूनिवर्सिटी को क्यों जलाया था? कहानी पता है या नहीं? क्लियर बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से। ओके ठीक।
बख्तियार खिलजी था ना, मतलब गुलाम वंश के लिए वो काम करता था, सेनापति हुआ करता था। तो उसको कहा गया कि आप जाइए भारत में जिधर जिधर है छोटे छोटे राजाओं को जीतकर अपने अंडर में करिए। बख्तियार खिलजी आया, पूरा बंगाल को जीता, बिहार में गया, बिहार में बरसात पड़ रहा था, बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया, कोई नीम हकीम उसको ठीके नहीं कर पा रहा था। तो बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, नाम क्या है उसका? नालंदा यूनिवर्सिटी। तो उसका सेना लोग बोला कि यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहां से बुलाते हैं विश्वविद्यालय से, वही लोग ठीक करेगा। बख्तियार खिलजी कट्टर आदमी, हम दूसरे से ठीक नहीं होंगे, खुद ही से ठीक होंगे। हमको कोई बिना छुए ठीक करके बताए तो माने हम कि आप अच्छे डॉक्टर हैं। उसका जो पूछा था, उसका जो मतलब जो वैद्य लोग आया था नालंदा विश्वविद्यालय से, वो लोग बोला कि आप क्या करते हैं? तो बोला कि 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। बोला ठीक है, आप खाली नमाज पढ़िए। उसका जो कुरान था उस पर वो लोग औषधि का लेप लगा दिया था। अब बख्तियार खिलजी पढ़े किताब, लेप लेप औषधि दवाई बना के उसका किताब में, पाक किताब में क्या कर दिया था? लगा दिया था। अब बख्तियार खिलजी वही किताब को पढ़े, ठीक है। थोड़े दिन बाद बख्तियार खिलजी हो गया ठीक। ये बेटे तो गजबे हो गया, मतलब क्या, तो बिना छुए ठीक कर दिया। ये लोग कल का डेट में मेरा साम्राज्य को तो कभी भी खत्म कर सकता है। लगाओ लगाओ, जल्दी जल्दी आग लगाओ, हटाओ, है ना। तो ऐसा हो गया था, मतलब मैं फनी वे में बता दिया, इतना भी नहीं था। हमको लगता है इतिहास में अगर सबसे काला काम हुआ है ना तो यही हुआ है। एक पुस्तकालय को या एक विश्वविद्यालय को जलाने की क्या जरूरत पड़ा, है ना। समझा बुझा लेता, कुछ और नेगोशिएट कर लेता, पैसा ले लेता, लेकिन पूरा का पूरा विश्वविद्यालय को आग लगा देना बड़ी खराब बात है। ठीक है, चलिए। पूरे खिलजी वंश के शासन में झारखंड में कितने नागवंशी राजा हुए? कितना? 1 2 3 4। हाँ, खिलजी वंश बहुत कम समय के लिए था, है ना। 30 साल के लिए था ना, 30 साल से। बताइए, एक के वो नागवंशी राजा हुआ, नाम क्या था उसका? फेनुकरण राय। फेनुकरण राय अकेले संभाल लिया पूरा किसको? खिलजी वंश को। अलाउद्दीन खिलजी, जल्दी आ गया वाला, ठीक है। देखे ना खिलजी मूवी? नहीं देखा आप लोगों ने? देखिए, सीखिएगा। आगे क्वेश्चन है, अदरवाइज इससे मैं डिटेल में बताऊंगा, है ना। आगे जैसे क्वेश्चन इससे खत्म होगा मैं आगे डिटेल में बता रहा हूं। अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने नागवंशी राजा को टैक्स देने के लिए विवश किया था? छज्जू मलिक, मलिक काफूर, मलिक मोहम्मद जायसी, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? छज्जू मलिक। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है छज्जू मलिक। नेक्स्ट, पिहलीकरण राय और शिवदास करण राय निम्न में से किस वंश के समकालीन थे? हाँ, तो आप तो पता लग गया ना। पिहलीकरण राय और शिवदास करण राय दोनों किस वंश के समकालीन है? पिहलीकरण राय का बाप कौन? फेनुकरण राय। फेनुकरण राय और उसका बेटा कौन? शिवदास करण राय। और दोनों किस वंश के समकालीन है? तुगलक वंश के। तुगलक वंश के संस्थापक कौन? गयासुद्दीन तुगलक ना, गयासुद्दीन तुगलक। क्या गयासुद्दीन तुगलक कभी झारखंड आया था? उसने झारखंड के लिए कुछ काम किया था? कुछ काम नहीं, आराम से, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक आया था ना। कहां तक आया था देखते हैं अभी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे अपना सेनापति झारखंड के लिए नियुक्त किया था? मोहम्मद इब्राहिम बया, इब्राहिम अली टोडरमल, या इनमें से सभी? इब्राहिम अली को कि मोहम्मद इब्राहिम बया को? हम नहीं बताएंगे इस बार, आप लोग बताएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ लूट लेता था ना यहाँ का आदिवासी लोग। मोहम्मद इब्राहिम बया सही है, बिल्कुल सही आंसर। तुक्के में तो नहीं ना मार रहे हैं, पढ़ के आए हैं ना, अच्छी बात है, पढ़ के आए तो। सही आंसर क्या है? मोहम्मद इब्राहिम बया। जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे आपको फुल प्लेजर पता चलता जाएगा। लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा मैं बता दूंगा, आप लोग समझ पाएंगे। मोहम्मद इब्राहिम बया, ठीक है। टोडरमल तो अकबर के समय में आया था, ठीक है। तो झारखंड का जो ट्राइबल लोग थे ना, तो जैसे मुगल सेना जाता था, जंगल से निकलता था, फट से नंबर सेना को लूटा, जंगल के अंदर छिप जाता था। और मुगल सेना देख ही नहीं पाता था ये लोग आया है कहां से,
है ना, तो बेइज्जती फील हो जाता था। उधर जाके मुगल राजा को कह देता देखिए लूट लिया हम लोग को, है ना। तुगलक के पास गया है, दिल्ली सल्तनत में राजा कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। राजा साहब काओबाजी छीन लिया हम लोग को प्रॉपर्टी, सोना ला रहे थे लूट लिया। कौन लूट लिया, संथाली लोग लूट लिया। रुको रुको, हम भेजते हैं किसको, मोहम्मद इब्राहिम बया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद इब्राहिम बया ने हजारीबाग में जो सैन्य टुकड़ी स्थापित किया उसका नेतृत्व करता कौन था। तो उसी संथालों को काउंटर करने के लिए इब्राहिम बया ने एक सेना बनाया और हजारीबाग में स्थापित कर दिया कि जो भी सल्तनत कालीन सेना होगा जो यहां से गुजरेगा, जो रसद, जो पैसे, जो राजस्व वसूली करके उसको कोई लूट ना पाए, तो इसके लिए उसने किसको लीडर बनाया था, इब्राहिम अली को, सैयद अली को कि मान सिंह को, या इनमें से कोई नहीं। मान सिंह को नहीं बनाया था। सही आंसर क्या है, इब्राहिम अली। सैयद अली तो ऐसे ही ठकने के लिए हम लिख दिए थे, इब्राहिम अली को बनाया था। और इस इब्राहिम अली ने वहां का जो संथाली राजा था उसको मार भगाया था वहां से। टोडरमल बाद में, अभी टोडरमल मुगल काल का इतिहास है, मानसी भी मुगल काल के दौरान है। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को अपना राजधानी बनाया, बादम, इसको, दूधपानी की सतगावा, सतगावा। और इन सभी चीजों से, इन सभी स्थानों से क्या है, ये पुरातन स्थल है, ये पुरातन स्थल है। यहां से प्राचीन काल के अवशेष प्राप्त हुए। इसको से, दूध पानी से, बादम से। सतगावा क्या है, किसकी राजधानी थी, फिरोज शाह तुगलक की राजधानी थी। और फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का अकबर। दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है, इसे अकबर कहा जाता है। आगे बढ़े, चलिए। तुगलक वंश के दौरान गुमला का जो महामाया मंदिर है किस वर्ष बना है, 1401 में। कहा है यह मंदिर, गुमला में। किस देवी को समर्पित है महामाया मंदिर, महामाया मंदिर किसको समर्पित है, काली को। एक थोड़ी सी मान्यता चलती है, किसने बनवाया था इस मंदिर को, जब दिल्ली सल्तनत वाला पूछा जाएगा, शिवदास कर्ण। हाँ, है ना, महामाया मंदिर। या इसके बारे में कहा जाता है, यहाँ पर माँ काली की मूर्ति है, जिसे खुली आंखों से देखेगा कोई अंधा हो जाएगा, ऐसा मान्यता है। फिर हम सोचते हैं कि वहां का पुजारी कैसे पूजा करता है, फिर वहां का साफ सफाई कैसे होता है, नजर चुरा कैसे, झाड़ू लगाया। आप ही का घर है ना गुमला में, हाँ तो फिर देखिए आप ही जाइएगा सफाई करने के लिए, संभल संभल के। झारखंड का वह कौन सा मंदिर है आप लोग बताइए जहां पर महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध है। अब ऑप्शन तो मैं, मेरे जबान में एक ही आंसर आ रहा है, वही आ रहा है, मैं क्या ऑप्शन दूं मैं। ठीक है, बोकारो में है, चलो इतना बता दो। ये देखिए खूटा बाबा मंगल चांडी मंदिर कहां पर है, ये बोकारो में। वहां पर कहा जाता है कि महिलाओं का जो प्रवेश है निषिद्ध है, बोकारो में है। 100 फीट दूर से रहा जाता है, 100 फीट दूर से। जय मां काली, समझ में आया, आगे बढ़े। क्यों नहीं किया जाता है, महिला है इसलिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, महिला इसलिए नहीं, आमतौर पर मान्यता है कि महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है इस वजह से, है ना। चलिए आगे। ऐसे भी बहुत लोग अशुद्ध मानते हैं, आप लोग नहीं ना मानते हैं। मंदिर मत जाना, घर में खाना मत बनाना, तो भूखे पेट रहना है, ऐसा होता है ना। आज भी कई कई जगहों पर देखिएगा महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। अब भैया अच्छा नहीं माना जाता है, कल का डेट में वो माँ कैसे बनेगी, सोचने वाली बात है ना। और जो लड़की हॉस्टल में रहती है अगर इस बात को मानी तो अगला 4-5 दिन तो भूखे रहेगी, वो कहां तक दिन और रात जोमेटो करेगी ना। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा सैयद वंश के समकालीन हो गया है, समकालीन होगा, है समकालीन थे। समकालीन मतलब उसी समय, ठीक है। जैसे कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उस समय आप लोग थे ना,
आप लोग जीवित थे ना उस समय। हाँ, तो अभी नरेंद्र मोदी भी है तो उस समय भी आप हैं ना, तो आपके समकालीन नरेंद्र मोदी हैं, आप ही के समकालीन मनमोहन सिंह भी थे, है ना। एक ही समय में दो व्यक्तियों का होना समकालीन है। सम मतलब समय, मतलब साथ में, है ना, और कालीन मतलब काल मतलब समय। कहिए, उदयकर्ण, पृथ्वीकर्ण, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा सैयद वंश, सैयद वंश का भी कुछ इतिहास नहीं मिलेगा। 37 वर्ष तक शासन किया था सैयद वंश दिल्ली में, और झारखंड में इसका 1-5 सेकंड का भी रोल नहीं है। बताइए कौन है, पृथ्वीकर्ण, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण की उदयकर्ण? हाँ, ये है सही। कौन है, उदयकर्ण। यही एक राजा था, और आराम से शासन कर रहा है, क्योंकि सैयद वंश का राजा लोग इधर आ ही नहीं रहा है, टेंशन फ्री होकर शासन कर रहा है। चलिए, किस वंश के दौरान कपिलेंद्र गजपति का प्रवेश झारखंड में हुआ था? याद लीजिए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। हाँ, ओ ये वाला तो आगे होना चाहिए क्वेश्चन जी, पीछे आ गया। ठीक है, चलिए बोलिए। किस वंश के दौरान कपिलेंद्र गजपति, कपिलेंद्र गजपति था कहां का? सही आंसर है इसका लोधी वंश। कहां का शासक था ये? उड़ीसा का शासक था। उड़ीसा का गंग वंश का शासक था ये। गंग वंश का शासक था, झारखंड को जीता और अपने आप को झारखंड का किंग घोषित कर लिया, बोला कि राजा अब हम हैं यहाँ का। ठीक है, कौन है ये? कपिलेंद्र गजपति। नाम भी कैसा है, गजपति, बाप रे बाप। चलिए, कपिलेंद्र गजपति ने किन क्षेत्र को जीत लिया और खुद को झारखंड का राजा घोषित किया था? संथाल परगना, हजारीबाग की ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? डी, डी। भाई इन दोनों को जीता था। हाँ, सही आंसर है। नहीं, दोनों को जीता था। अब नागवंशी राजा लोग कहाँ थे? नहीं, अगर सभी चीजों सभी को जीता था, उदय निधि कर्ण कहाँ था? प्रताप कर्ण, छत्र कर्ण, विराट कर्ण, सिंधु कर्ण, ये सब कहाँ था? ये गलत है, डेटा अपडेट करेंगे जरूर। उसने इन्हीं दोनों क्षेत्र को जीता था, ठीक है। और दोनों का दोनों आप देखिएगा, संथाल परगना पोरहाट, पोरहाट बोल रहे हैं ये, पंच परगना क्षेत्र के रास्ते से गया था। पंच परगना जानते हैं ना, पंच परगना, पंच परगना जानते हैं कि नहीं जी? सिल्ली, राहे, सोनाहातू, बुंडू, तमाड़, है ना। एक प्रसिद्ध पार्क है सिल्ली में, नाम क्या है उसका? अंबेडकर पार्क। कहाँ है? सिल्ली में। एग्जाम में पूछा जा रहा है इसके बारे में। आगे बढ़े। जिस समय झारखंड में रामगढ़ राज स्थापित हुआ था, उस समय दिल्ली में किसका शासन था? पहले ये बताओ कि रामगढ़ राज स्थापित कब? चल आगे आगे बोलो। उस समय किसका शासन था? 1368 में दिल्ली पर कौन था? तुगलक था, खिलजी था, सैयद था? सही आंसर क्या है? तुगलक वंश के दौरान। रामगढ़ राज की स्थापना किसने किया? बागदेव सिंह। बागदेव सिंह का भाई कौन था? सिंहदेव सिंह। दोनों में बड़ा कौन है? बागदेव सिंह की सिंहदेव सिंह। जब दोनों रामगढ़ राज पर राज कर रहा था, उससे पहले दोनों कहां का राजा था? रामगढ़ राज बनाने से पहले दोनों कहां के राजा हुआ करते थे? तमाड़ के राजा थे, खैरागढ़ के राजा थे। कहां के राजा थे? खैरागढ़। तमाड़ का राजा जब विद्रोह कर दिया था, है ना, पिहलीकरण राय नागवंशी राजा थे, तमाड़ के राजा ने विद्रोह कर दिया। एक सेकेंड आगे लिख देता हूं मैं। उड़ीसा, हाँ, ये है टिहली, इधर है तमाड़। तमाड़ का राजा ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। टिहलीकरण राय बोला, फोन घुमाए किसको? बागदेव। हेलो बागदेव, कहाँ है जी? आप खैरागढ़ में, हम खैरागढ़ में क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, खैरागढ़। रामगढ़ से उधर, रामगढ़ बोकारो वाला जो क्षेत्र होता है ना, उधर बाउंड्री से उस तरफ हुआ करता था। छोटा सा जगह है, ज्यादा बड़ा जगह नहीं हुआ करता था। बोला कि एक टेंशन है, तो बोला टेंशन का नाम तमाड़ का राजा कमिंग आया, तमाड़ का राजा को हराया। टेलीकरण को बोला अब हमको प्राइज में क्या मिलेगा?
रामगढ़ राज तुम्हारा। रामगढ़ राज का प्रस्ताव हुआ 1368 में, रामगढ़ राज बागदेव सिंह। उसके बाद तमाड़ का राजा का बेटा था, बोला मेरा डैडी को मार डाला आपने, मेरे पिताजी को मारा। वो आया पूरा एकदम टेहलीकरण को, बोला काहे मारा, कहा हुआ बाबू, कहा हुआ तुमको, मेरे पिताजी को मारा आपने, उनका एक सीट चाहिए, हमको गद्दी चाहिए, हमको राजा बनना है। बोला अच्छा रुको, अभी तो तमाड़ वाला तो हम ले लिए, तुमको कर्णपुरा का राजा बनाते हैं। तो कर्णपुरा का राजा बना दिया गया है ना। किसको बना दिया? उसका बेटा को, कप्पड़ देव कप्पड़ देव को बना दिया गया है ना। अब वहां का राजा बन गया। शुरू इसको बोला था कि टैक्स देना, हर साल टैक्स देना, शुरू टैक्स दिया। बीच में उसका एक पंडित था, उसको बहका दिया। कैसा बेटा है तुम, है तुम्हारा बाप को लोग मारा है, तुम उसको टैक्स दे रहा है। बहका दिया, वो भी बहकावे में आ गया, वो भी टैक्स देना बंद कर दिया। टेहलीकरण का दिमाग फिर गया, लेकिन बाप का भी वही लक्षण, बेटे का भी वही लक्षण। हेलो बागदेव, कहाँ है जी? तो बागदेव सिंह फोन किया, कहा हुआ, फिर आओ। तो क्या चाहिए इस बार तुम ही रख लेना कर्णपुरा को है ना। बागदेव फिर आया, गया कर्णपुरा, साफ किया इसको, अब बोकारो पर भी कौन अधिकार कर लिया? बागदेव से। इस प्रकार से फायदा किसका हो रहा है? टेहलीकरण का। साम्राज्य विस्तार किसका हो रहा है? बागदेव सिंह का। रामगढ़ राज धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाद में रामगढ़ राज जो है ना, ये नागवंशी राजा के साथ बगावत कर दिया था। पलामू का जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे रामगढ़ राज और पलामू का राज विद्रोह कर दिया था, और लोहरदगा का कम से कम 30-40 गांव नागवंशी राजा से छीन लिया था। ठीक है, और नागवंशी हो गया गुस्सा, कि तुम लोग को जिसको हम पाल पोस के बढ़ाए, हमसे गद्दारी करबे। बोला गद्दारी करबे, तो बोला कि ठेकेदार आओ, बुलाया उसको है ना। तो जब अंग्रेज लोग आया ना, तो नागवंशी राजा लोग बोले था आज जो पलामू का चेरो वंश है ना, फलना राजा लोग इधर उधर पार्टी कर रहा है, अटैक कर लेता था, है ना। आगे, निम्न में से किसने उड़ीसा आक्रमण के लिए झारखंड के रास्ते का प्रयोग किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मलिक काफूर ने, या इब्राहिम अली ने? उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए पहले झारखंड पर आक्रमण किया, वहां पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, उसके बाद उड़ीसा जाने लगा, तो झारखंड से ही जाएगा ना। तो कौन सा था ये? ऑप्शन डी इब्राहिम अली, ऑप्शन बी, डी तो काट दिया, ए भी काट दिया। सही आंसर क्या है? फिरोज शाह तुगलक। जब ये हजारीबाग आया, सतगावा को जीता, राजधानी बना लिया, जाना कहां था इसको? तो किसका रास्ते का प्रयोग करेगा ये? आगे बढ़े। निम्न में से किसने तेलंगाना आक्रमण के लिए झारखंड के रास्ते का प्रयोग किया? लीजिए, वही ऑप्शन है क्या? हाँ वही तो है ऑप्शन। जा खुश। सही आंसर क्या है? मलिक काफूर। मलिक काफूर जब दक्षिण भारत का अभियान अलाउद्दीन खिलजी जब बोला ना, तो झारखंड के रास्ते का प्रयोग किया था। कौन? मलिक काफूर। और मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी, 1000 दिनारी, क्योंकि इसको 1000 रुपया दिनार में खरीदा गया था। यह किसका गुलाम था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। गुलाम था क्या? सेनापति था, उसको गिफ्ट में मिला था, आप लोग देखे ही होंगे, है ना। इसीलिए बीच बीच में कभी 2-4 सिनेमा देख लिया कीजिए। एक पद्मावत देख लीजिएगा, उसी का तो है अलाउद्दीन खिलजी। बाजीराव मस्तानी भी देख लेना, मराठों का इतिहास। दिक्पाल राम देवधरिया के अनुसार कोराम्बे का वासुदेव राय का जो मंदिर है वो किस वर्ष स्थापित हुआ है? अरे दैया, कोराम्बे का वासुदेव राय का मूर्ति, किसकी मूर्ति है यहाँ पर? कृष्ण की मूर्ति है। कोराम्बे कहां पड़ता है? गुमला में पड़ता है। कोराम्बे को क्या कहते हैं? झारखंड का हल्दी घाटी, गुमला, है ना। अच्छा ठीक है, अभी हम देख रहे हैं गुमला। गुमला का नामकरण कैसे हुआ, कोई बताएंगे? अंजन ग्राम घर है आपका? हाँ तो बताइए। रामरेखा धाम तो सिमडेगा में, काहे बेइज्जती कर रहे सिमडेगा वालों का? गुमला में पहले लगता था गौ मेला, समझ में आया? वहां से निकल कर आया है क्या? गुमला। ठीक है, अंजन ग्राम है ना गुमला में,
बजरंगबली का घर कहाँ है? अंजन ग्राम। बजरंगबली का घर कहाँ है? ये गुमला में है। कोराम्बे का वासुदेव राय का मूर्ति किस वर्ष स्थापित हुआ? 1437। ओके, आगे बढ़ा जाए। सिकंदर लोधी के समय संध्या के राजा ने, क्या लिखा गया, किस झारखंडी राजा पर या फिर झारखंडी राज्य पर आक्रमण किया था? यह गलत लिखा गया है। नागवंश पर, सिंहवंश पर, रामगढ़ राज पर कि खड़गड़िया पर? नागवंश की बात करें तो नागवंश का इतिहास में आप लोग देखेंगे पूरा का पूरा छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर पर, पूरा का पूरा छोटा नागपुर पर नागवंश। सिंहवंश की बात करें तो पूरा कोल्हान में इसका। रामगढ़ तो रामगढ़ और हजारीबाग में। खड़गड़िया कहां पर है? ये गिरिडीह, गिरिडीह, गिरिडीह पे। खंडोली डैम कहाँ है? गिरिडीह में है ना। पंचेत डैम कहाँ है? मैथन डैम कहाँ है? उसरी डैम कहाँ है? पतरातू डैम कहाँ है? रांची कह रहा है। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप लोग? रामगढ़। पतरातू डैम घूमने गए आप लोग? कौन कौन? पतरातू डैम किस नदी पर स्थापित है? नलकारी नदी पर स्थापित है ना। उसके सामने में पीटीपीएस है, पीटीपीएस है ना। पतरातू डैम के किनारे में पीटीपीएस, जेपीएससी मेंस में सवाल आया था, टीपीटीएस, पीटीपीएस, बीटीपीएस फुल फॉर्म लिखने के लिए। हाँ हाँ बोलो खुल के। पीटीपीएस पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, टीटीपीएस तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन, बीटीपीएस बोकारो थर्मल पावर स्टेशन। ये दोनों है बोकारो में और ये है रामगढ़ में। आज इंजीनियर्स डे है, 15 सितंबर है आज हम लोग का। हाँ कल हिंदी दिवस था, 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस है, इंजीनियर्स डे है। और ये किसके याद में मनाया जाता है? विश्वेश्वरैया है ना, इसका याद में मनाया जाता था। और पतरातू डैम को बनाने वाला व्यक्ति यही है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है। उसकी रूपरेखा इन्होंने ही तैयार किया था, ठीक है। पलानी वाटरफॉल कहाँ है? वाह, अरे भाई साहब हम लोग पढ़ रहे हैं रामगढ़ का। पलानी, बाबा पालना डैम मैंने नहीं पूछा है, पलानी, पलानी वाटरफॉल रामगढ़ में है, पतरातू डैम का बगल में है। कभी जाइएगा तो देख लीजिए। झारखंड के रहने वाले हैं आप लोग, ट्राई करिए कि हर सप्ताह कहीं ना कहीं घूम के आया जाए। 24 सप्ताह में आप लोग क्या करिएगा? पूरा झारखंड भ्रमण कर लीजिएगा। अब कुछ नहीं तो किसी किसी का ब्लॉगिंग को देख लिया कीजिए। आजकल ब्लॉगिंग वाला लोग वही खोजते रहता है, कहाँ कहाँ घूम रहा है, किधर वाटरफॉल है, किधर पार्क है, किधर क्या हुआ है, यही यही सब खोजता रहेगा, ठीक है। अब वो वाला मत दिखिएगा जो कुछ बालिका लोग खाते रहती है ना, नहीं देखिए ये वाला फूड ब्लॉगिंग आप लोग देखते हैं कि नहीं जी? जिसमें कुछ बालिका लोग एकदम पूरा एकदम खा जाती है एक बार में 1 घंटा गप से। कहाँ जाता है घंटा, भगवान जाने। किसका आंसर? इसका आंसर सिकंदर लोधी के समय संध्या के राजा ने किस झारखंडी राज्य पर आक्रमण किया? सही आंसर है नागवंश। नागवंश, संध्या छत्तीसगढ़ साइड एक राज हुआ करता था छुटकू सा, उसने आक्रमण किया था। इनमें से कौन लोधी वंश के समकालीन नागवंश के राजा रहे? लोधी वंश है ना, लोधी वंश। इसका सही आंसर क्या है? इनमें से सभी। लोधी वंश का जब शासन चल रहा था तो सभी लोगों ने राज किया। इससे पहले मैंने बताया था ना, सिंधुकरण का बाप कौन? विराट, इसका बाप छत्र, उसका बाप प्रताप, उसका बाप पृथ्वी, ठीक है। ऐसा करके आप लोगों को समझ आ जाएगा। और आप लोग दिल्ली सल्तनत पढ़े होंगे, सर तो खत्म किया ना आप लोगों का जी ज्योग्राफी, या फिर पूरा झारखंड खत्म किए होंगे, तो ये सब तो हुआ ही होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए ये तो बिजली है कि हो जाए। सिंधुकरण राय का जब शासन चल रहा था उसी समय लोधी वंश का अंत हो गया था।
लोधी वंश का अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोधी। किससे लड़ा होगा? इब्राहिम लोधी और बाबर। और बाबर जब जीता तो किस वंश का स्थापना किया? मुगल वंश। किस वर्ष? पानीपत का। ठीक है, कोई दिक्कत इधर? आगे बढ़ा जाए। नागवंशावली के लेखक कौन है? बेनीराम माथा। और ये भौराय श्रीवास्तव कौन है? ये फनी मुकुट राय के दीवान हैं। फनी मुकुट राय का दीवान। नाम क्या है? भौराय श्रीवास्तव। दिक्पाल राम देवधरिया झारखंड के एक प्रसिद्ध नागपुरी कवि, और गणपत राय तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बिरसा मुंडा के साथ इन्होंने फ्रीडम फाइटिंग किया था। ठीक है, फनी मुकुट राय। नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? फनी मुकुट राय। आदि पुरुष। आदि पुरुष देख लिया आप लोग? बर्दाश्त कर लिए थे 3 घंटा? ठीक है, फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष। फनी मुकुट राय का जन्म 64 ईस्वी में। राजा कब बना? 84 ईस्वी में। अरे बाबा, जन्म ही हुआ इसका 64 ईस्वी में। हाँ तो ठीक है, तो लिखा है, कोई गलत थोड़ी, भविष्यवाणी हुआ था ना। इसके पापा कौन थे? इच्छाधारी नाग थे ना वो। उसके पापा इच्छाधारी नाग थे। कहानी तो आप लोग सर बताए होंगे, है ना? पुंडरीक नाग। पुंडरीक नाग किससे डर के भाग गया था बनारस? अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद बता देंगे, ठीक है? निम्न में से किसका प्रभाव झारखंड में 9 के बराबर मिलता है? ये दोनों का कोई एकदम नहीं के बराबर मिलता है। गुलाम वंश का मिलता है, एक ही तो आदमी आया है ना? हाँ, लेकिन उसने कुछ असरदार तरीके से काम नहीं किया ना। बाबा, सैयद वंश के समय कोई नहीं आया। गुलाम वंश के दौरान भी एक आदमी आया है, मलिक सैफुद्दीन, है ना? इसके अलावा तो और कोई नहीं आया। तो झारखंड में किसका प्रभाव 9 के बराबर मिलता है? तो गुलाम वंश और सैयद वंश। हाँ हाँ, अगर एक ही रहेगा तो सैयद वंश मार सकते हैं। तो मुंडाओं की जो दंत कथा है नागवंशी वाला कथा में, ये कहानी मिलता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, महाभारत का युद्ध में जीता था कौन लोग? पांडव लोग। तो राजा किसको बनाया गया? जब महाभारत का युद्ध जब जीत लिया गया तो राजा कौन बना? यहीं पे तो गलत हो जाते हैं। पॉपुलर आंसर जब हम करते हैं और हम गलत हो जाते हैं। राजा बनाया गया था अभिमन्यु का पुत्र, अश्वत्थामा को जानते हैं? अश्वत्थामा पहली बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था महाभारत का युद्ध में। और वो जाके किसको, अश्वत्थामा सोचा क्या कि सारा टेंशन का जर वंशजे के लिए हो रहा है ना, वंशजे को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उस समय अभिमन्यु की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। तो तीर चलाया ब्रह्मास्त्र और जाके लगा उसका सीधे गर्भ में। तो भगवान ब्रह्मा है और उस बच्चे को बचा लिया। तो जन्म से पहले उसने परीक्षा को पास किया, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया था परीक्षित। क्या नाम रखा गया उसका? परीक्षित। तो जब पांडव लोग जीता तो राजा कौन बना? परीक्षित। और सभी पांडव अपना अपना तीर्थयाटन के लिए निकल गए। ठीक है, निकल गए, परीक्षित राजा बना। परीक्षित का बेटा कौन? जन्मजेय। जन्मजेय। ठीक है, तो एक दिन का बात है, परीक्षित जंगल में घूम रहा था, एक तो कोबरा गया डस दिया उसको। अब जन्मजेय को गुस्सा आ गया, मेरा डैडी को कोबरा डसेगा? है मेरा डैडी को, मेरा खानदान वाला जानता है कौन लोग है? पूरा पांडव लोग है, तो है ना? तो बोला कि यज्ञ करेंगे, पूरा दुनिया का कोबरा को मार डालेंगे हम। पूरा यज्ञ किया, भयंकर यज्ञ किया, एकदम सब सांप मर रहा है। अब पुंडरीक नाग डर के मारे, भैया अगर गए यज्ञ तरफ खींच के हम ना मर जाए यज्ञ में, अग्निकुंड में जल के, है ना? पुंडरीक नाग भागते भागते चल गया बनारस। बनारस में देखा एक बाबा है, बाबा हमको शरण दे दो बाबा। दे दिया, वो पढ़ने लिखने लगा। बाबा की एक सुपुत्री थी पार्वती, दोनों में शादी हो गया, है ना? इंसान बन के रह रहा है पुंडरीक नाग। एक दिन सुतल था पुंडरीक नाग, जीभ निकाल के करके। इंसान का जीभ रहता है 1 पत्ती का, कोबरा का जीभ 2 पत्ती है ना? और उसकी वाइफ देख ली, धोखा, गद्दारी कर दे,
गद्दारी कर दे इधर आप, दूध आप दिया हुआ है। कैसे ये कैसे हो रहा है आपका जीप दो को कैसे लपलपा रहा है इधर है, ये क्या कैसे हो रहा है? तो आप हमको धोखा दिया है, चीटिंग किया, हमको पाप हो गया है, हमको भगवान के पास ले चलिए, है ना, हमको भगवान से माफी मांगना पड़ेगा। आपको झूठ बोले हमसे, तो बोले चलो अब हर पुरुष को अपने स्त्री की बात मानना ही पड़ता है, चलो चलो हाथी में बैठाते हैं तुमको। अब उस समय वो गर्भवती थी, हाथी में लेके आ रहा था उसको बनारस से, तो पिठोरिया के पास पहुंचा, यहाँ पर कांके से आगे पिठोरिया जानते हैं ना आप लोग, पिठोरिया के पास पहुंचे, यहाँ पर दो दंत कथा कहते हैं। कुछ में कहा जाता है कि बच्चे का जन्म पहले हो चुका था, वो हाथी से गिर जाता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि प्रसव पीड़ा के दौरान पार्वती जी की मृत्यु वहां पर हो गई थी। जो भी है बच्चा वहां पर मिला, है ना। तो जब हाँ बोले, बोल लीजिए, बोल नहीं सुनिएगा तब की बोल लीजिए आप, हम लोग भी तो सुन, कोई बात नहीं। देखिए बच्चे का जब जन्म हुआ वहां पर, है ना, तो प्रसव पीड़ा से पार्वती जी का देहांत हो गया, है ना। अब देखिए कैसन कटबाप है, बच्चे का देखभाल करे तो बन गया कोबरा। दुनिया में इतना दिन नहीं बना सांप, जब बच्चा जन्म हुआ तो बन गया सांप, और बच्चे का माथा के आगे ऐसे फन फैला के बैठल है, ठीक है, ऐसा करके बैठल था। इतने में काके का एक कानिकुब्ज ब्राह्मण, कानिकुब्ज ब्राह्मणों में जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं उसको कहा जाता है कानिकुब्ज ब्राह्मण, गुजर रहा था। देखा बेटे सांप, सांप छुआ का कैसे ऐसे ऐसे कर रहा है, डर सिट्टी पिट्टी घूम, ब्राह्मण भाग नहीं तो आज तो गेलिस काम से आज, है ना। वो दौड़ के गया सीधे मदरा मुंडा पास, मदरा मुंडा उस समय राजा था, मदरा मुंडा, ए राजा 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 क्या हुआ? उधर देखिए, उधर वो कोबरा बैठा है एक ठो, और पूरा आदमी जैसा बोलता भी है। तो बेटा उसको बुला कर, झूठ बोल रहा है, अगर गलत बोले अभी काट डालेंगे। गया तो वहां पर देखा, तो वहीं पर वो आकाशवाणी या भविष्यवाणी किया कि यह बच्चा जो है आगे चलकर फनी मुकुट राय के नाम से जाना जाएगा, और यह नागवंश का स्थापना करेगा। इसका पालन पोषण कौन करेगा? मदरा मुंडा। अब मदरा मुंडा झारखंड का जंगल का आदमी, कदियो सांप को कोबरा को बोलते हुए देखा नहीं होगा, उसका तो अपने तोता उड़ गया होगा। बोला कि भाई साहब आप खतरा है इधर, है ना। क्या किया? अरे ठीक ठीक ठीक, जो कहेंगे आप वही होगा, है ना। 64 ईस्वी का बात है, जन्म हो गया किसका? फनी मुकुट राय का जन्म हो गया। तो उसी समय एक तरीके से सांकेतिक रूप से नागवंश की स्थापना हो गई। 20 साल तक मदरा मुंडा ने उसको क्या किया? पालन पोषण किया। 84 ईस्वी का जब हुआ उस समय उसको राजपाट सौंप दिया। उससे पहले मुंडाओं में गणतंत्रात्मक विधि से सरकार का चयन होता था, है ना, डेमोक्रेसी था उस समय। अब जैसे ही मुंडा लोगों ने फनी मुकुट राय को अपना राजा मान लिया, तो सिस्टम कैसा हो गया? राजतंत्र हो गया, है ना। तो ये सब झारखंड का मुंडाओं का इतिहास और सत्ता हस्तांतरण में आप लोग इसको जरूर पढ़े होंगे और कहानी जरूर सुने होंगे। इस प्रकार से हुआ फनी मुकुट राय, मणि मुकुट राय, इस तरीके से प्रताप राय क्रमवार तरीके से चलता जाता है, ठीक है। तो ये था नागवंशी राजाओं का इतिहास। और ये शादी कर लेते हैं पंचायत घराने में, है ना। तो ये था आज का क्लास, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, है ना। तो थैंक यू एवरीवन। क्लास कैसा लगता है सर को बताइएगा, बोर लगते हैं, फीडबैक अच्छा बुरा जो भी है आप लोग कहिएगा। इसी तरीके से एमसीक्यू हम लोग का चलते रहेगा, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा, ठीक है। चलिए, कोई सवाल किसी कोई को? ये आपके सर डाल दिए हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन बना के हम भेज दिए थे, ये आपके सर डाल दिए हैं। उनके पास वो थीम होगा ना, तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए होंगे, और क्या करना है। ठीक है, गद्दारी हो रहा है। अच्छा ठीक, चलिए थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगता है।